मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आपने बेटा करी थी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। तो हम कह सकते हैं अ गैस ओबे the ideal gas equation, that is क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT under all condition of temperature and pressure is called an आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या हुई बेटा कि जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। तो कुछ ऐसी भी गैसेस होंगी जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलेंगे? अ गैस डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज नॉट इक्वल टू nRT। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रियल गैस। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल गैस। अब वो गैस रियल क्यों है? तो हम कह सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, कि उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? उसकी वैल्यू आइडियल गैस से कुछ और होगी, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं द एक्सटेंट ऑफ अ रियल गैस डेविएट फ्रॉम अ आइडियल गैस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज अ जेट। देखो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करते हैं वो आइडियल गैस है, जो PV इज इक्वल टू nRT को नहीं फॉलो करते वो रियल गैस है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई गैस आइडियल है? इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से। Z क्या है? Z इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। Z क्या है बेटा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जिसका क्या फॉर्मूला है? PV डिवाइडेड बाय nRT। क्लियर है? अब कौन सी गैसेस इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को फॉलो करती हैं और कौन सी गैसेस इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को फॉलो नहीं करती? अब देखो, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर एन आइडियल गैस हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या है? nRT। तो हम कह सकते हैं Z है ना, Z किसके इक्वल है? PV डिवाइडेड बाय nRT है। तो हम PV की जगह nRT लिख दें और डिवाइडेड बाय nRT लिख दें, तो कट हो गया। तो Z इक्वल टू क्या होगा? 1। तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे ही अगर हम रियल गैस के लिए बात करें, हमें पता है PV इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू nRT। तो Z क्या है? PV डिवाइडेड बाय nRT। तो Z कभी भी कि PV जब nRT के बराबर ही नहीं है तो हम PV की जगह nRT भी नहीं पुट कर सकते ना, nRT की जगह PV पुट कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि Z इज नॉट इक्वल टू 1, कि Z 1 के इक्वल आएगा ही नहीं। तो Z की वैल्यू क्या हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। वो दो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो Z की वैल्यू 1 से छोटी हो या Z की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है बेटा? और जब Z की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट शो नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? इट शो नेगेटिव डेविएशन। कब बोलेंगे? जब Z की वैल्यू 1 से छोटी है। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ? गैस इज मोर कंप्रेसिबल, कि जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा दब रही है। अब जब गैस बहुत ही ज़्यादा दब रही है तो उसमें कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। एग्जाम्पल, कौन कौन सी गैसेस में जेड की वैल्यू 1 से छोटी होती है, जैसे अगर हम बात करें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये छोटे छोटे हैं, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए। ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं और सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। अब अगर z की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं इट शो पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में गैस मोर कंप्रेसिबल है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगी गैस, लेस कंप्रेसिबल होगी। अब कंप्रेसिबल वो गैस दब ही नहीं रही, तो उसमें कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मोर। ठीक है बेटा, अब देखो कोई गैस अगर दब रही है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे हाथ है, अब ये गैस दब रही है, अगर ये दब रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये दब ही नहीं रहे, दूर दूर है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे करती हूँ। कर लिया बेटा नोट डाउन, कर दो इसको। अब आगे देखो बेटा क्या है, अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द गैस पे, ना कि टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम। अगर आपके पास उसी गैस के लिए प्रेशर सेम हो जाता है और टेम्परेचर डिफरेंट है, तो जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है आप उसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अ जेड। जेड को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है उसको इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, Z इज इक्वल टू PV रियल डिवाइडेड बाय nRT। अब अगर एक गैस का आइडियल बिहेवियर है तो हम लिख सकते हैं PV आइडियल इज इक्वल टू nRT। तो V आइडियल निकाल लो, P नीचे चला जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय P। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर तो क्या है, Z इज इक्वल टू V रियल। तो इस P को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो nRT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P। तो इसकी जगह मैं V आइडियल लिख सकती हूँ ना, तो क्या आ गया, Z V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल। तो Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि गैस का अपना जितना वॉल्यूम है किससे रेशियो है, उसके कैलकुलेटेड वैल्यू से। देखो हम आइडियल गैस के लिए, क्योंकि जो आइडियल गैस है वो PV इज इक्वल टू nRT फॉलो करती है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट T P V पता होगा तो हम आइडियल गैस निकाल सकते हैं। दिस इज द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम। बट हमें रियल गैस के लिए तो PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई नहीं होता, तो हम इसकी हेल्प से Z अगर गिवन है, V आइडियल गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द V रियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो अब रियल गैस के लिए बेटा जो ये इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वो फॉलो ही नहीं हो रही थी, तो उसके लिए एक नई इक्वेशन दी गई जिसको क्या बोला गया, वंडर वॉल इक्वेशन। अब वंडर वॉल इक्वेशन देखो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस। किसके लिए इक्वेशन थी ये, रियल गैस के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। ये किसको एक्सप्लेन करती है, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। और ये किसने दी थी, JD, एक साइंटिस्ट था, वंडर वॉल, इन 1873, और इसी के नाम के बाद इसका नाम पड़ गया था वंडर वॉल इक्वेशन, जिसने क्या कहा था कि अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सेकेंड हमें किसी भी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, तो वो हम इस वंडर वॉल इक्वेशन से बता सकते हैं। वो हम क्या से बता सकते हैं,
वन डर वाल इक्वेशन क्या होगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम 1 मोल की बात करें तो P प्लस A V का स्क्वायर ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में V माइनस B इक्वल टू RT। इसको एज इट इज ऐसे ही लर्न करना है बेटा, ये 1 मोल के लिए है। अगर n मोल की बात करें फॉर n मोल ऑफ गैस, इक्वेशन सेम है, P ऐसे ही आएगा, A के साथ क्या लिख दोगे n का स्क्वायर, नीचे V स्क्वायर ऐसे ही आएगा, देन V माइनस B के साथ क्या लिख दोगे NB इक्वल टू यहाँ पर भी NR। तो क्या है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी बेटा, PV इज इक्वल टू NRT। देखो इधर 1 मोल है तो N को 1 लिया तो RT हो गया, इधर NRT हो गया। P भी है V भी है, जिसमें से क्या माइनस किया हमने A बाई V स्क्वायर, और इसमें से हमने क्या माइनस करा है B, जो क्या है एक कांस्टेंट है, जो क्या है एक कांस्टेंट है। नोट डाउन कर लिया बेटा, इतना नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, ये आपके पास क्या है वन डर वाल इक्वेशन। डायरेक्ट आपने इस इक्वेशन को ऐसे ही करना है, जहां पर अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको कोरिलेट करूं PV इज इक्वल टू NRT से, तो A और B एक्स्ट्रा है ना, तो A और B क्या है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, जिनको हम क्या बोल देते हैं बेटा वन डर वाल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती हैं, दीज वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्लियर है बेटा। अब वो क्या बताते हैं हमें, अगर हम वन डर वाल कांस्टेंट A की बात करें, A की बात करें तो A हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर हम वन डर वाल कांस्टेंट B की बात करें तो वो हमें क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वन डर वाल इक्वेशन है वो क्या क्या बताती है, या तो फोर्स बताएगी या फिर वो क्या बताएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम किस फॉर्म में है, साइज की फॉर्म में है। तो A हमें क्या बनाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कि जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं मोर द वैल्यू ऑफ A, उतने ही क्या होगी मोर अट्रैक्शन। और B हमें क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा B की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा उसका साइज होगा। क्लियर है बेटा, इतना नोट डाउन करो। अब देखो बेटा आगे यूनिट ऑफ A हमने ये करी थी, वन डर वाल इक्वेशन है, तो हम इसमें लिख सकते हैं P इक्वल टू A n स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ से हम A निकालेंगे तो P V इधर आ जाएगा और n इधर आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। आपको पता है प्रेशर किस में होता है, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम लीटर, लीटर का स्क्वायर ले लेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो किस में होते हैं मोल का स्क्वायर। तो क्या यूनिट बन गया A का, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब इसमें B निकालना है तो V इज इक्वल टू एन भी हो जाएगा, B निकालना है तो n इधर आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय n। वॉल्यूम किस में अभी बताया, लीटर में, n किस में है मोल में, तो क्या बन जाएगा लीटर मोल इनवर्स। क्लियर है बेटा। तो यूनिट ऑफ A इज दिस एंड द यूनिट ऑफ B इज दिस। A हमें क्या बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और B हमें क्या बताता है साइज। क्लियर है बेटा यूनिट। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया, लिक्विडिफिकेशन ऑफ अ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये चैप्टर आपका बेटा खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और सेंड करूंगी आपको न्यूमेरिकल्स की जो मैंने बोली थी, बट इसके बाद वीडियो सेंड करने के बाद आप अपने पेपर्स की रिवीजन करोगे, फिर आपके पास नेक्स्ट वर्क आपको एग्जाम्स के बाद भेजा जाएगा। ठीक है बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप इसको समझ लो अच्छे से, फिर नोट डाउन कर लेना। अगर हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैस की बात करें,
मैं इसके नोट्स इसी वीडियो के बीच में एडिट करके भेज दूंगी आपको, आप वहीं से बना लेना। समझ लो इसको क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस, मतलब गैस का लिक्विड में चेंज होना। और एक गैस लिक्विड में कैसे चेंज हो सकती है? अगर हम गैस की बात करें तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? लेस। अगर लिक्विड की बात करूं तो इसमें क्या होता है? मोर। तो अगर हम गैस की कूलिंग करें, ठंडा करें, तो उसके मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो पास पास आ जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में। या फिर हम गैस पर क्या अप्लाई करें? प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तब भी किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। तो आप ये वाली लाइन लिखोगे, एक गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग और बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, या फिर हम दोनों चीजें इकट्ठी अप्लाई करें तो हम एक गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अ गैस कैन बी चेंज इनटू अ लिक्विड। और वो जो टेम्परेचर गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर है above which it cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on gas। कि क्रिटिकल एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें गैस लिक्विड में तो चेंज हो जाती है, और उस टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को जितना मर्जी ठंडा करते रहें, गैस को जितना मर्जी टेम्परेचर जितना मर्जी प्रेशर देते रहें, वो गैस उसके बाद लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है। अगर हम उस टेम्परेचर से ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगाएं, वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। मतलब कि गैस को लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बेस पे ही आप बेटा बता सकते हो कि कौन सी गैस कौन सी गैस वेपर फेज में है और कौन सी गैस गैस फेज में है। अगर हम कहें किसी गैस का, अगर तो आपके पास अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो वो क्या होगी? इट इज अ गैस। अगर वो बिलो है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो क्या है? इट इज वेपर। जैसे मैंने कहा CO2 है, अगर CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर, लेट्स सपोज कर रही हूँ, इट इज नॉट द एग्जैक्ट टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि इसको चेंज करने का जो टेम्परेचर है CO2 को, वो कितना है? क्रिटिकल टेम्परेचर 304.2 केल्विन है। तो अगर तो 304.2 केल्विन से ऊपर है टेम्परेचर, तो CO2 किस फॉर्म में होगी? गैस की फॉर्म में। अगर 304 से नीचे है तो वो किस फॉर्म में होगी? वेपर की फॉर्म में। मतलब जब कोई क्रिटिकल, दिस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ CO2, एट दिस टेम्परेचर CO2 कैन बी चेंज इनटू अ लिक्विड। अगर इस टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होगा तब CO2 लिक्विड में चेंज हो सकती है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर है तो गैस है, उससे कम टेम्परेचर है तो वेपर है। क्लियर है? अब ऐसा क्यों हुआ कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई चीज गैस में है? क्यों है वो गैस में? ये किस पे डिपेंड करता है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। तो इसी में सारा आ गया बेटा, आप यहीं से भी नोट डाउन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर द, वो क्या मेजर करता है? मेजर द स्ट्रेंथ of intermolecular force of
अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? अब जैसे किसी के बीच में, ये पॉइंट ध्यान से रखना है, याद रखना है, किसी के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर फोर्स वीक है तो मतलब वो चीज दूर दूर होगी। अब वो दूर दूर होगी तो वो क्या है? इट इज अ गैस। अब वो गैस है तो इट मीन्स इट हैज अ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो वो गैस किस में होगी? इट कैन बी लिक्विफाइड, या हम कह सकते हैं कि वो किस स्टेट में होगी? लिक्विड स्टेट में होगी। और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक पूछूं कि क्या बन सकती है, तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस इज अ ट्रिक। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखो वीक है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी तो कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई है। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इनके बीच में रिलेशन याद कर सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर कब ज़्यादा होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। और कब कम होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगी? वीक। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कैसे बिहेव करेगा? लिक्विड। और अगर वीक है तो कैसे बिहेव करेगा? गैस। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बेटा एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ मैं। देखो, जैसे आपसे पूछते हैं आउट ऑफ Cl2 एंड SO2 और यू कैन से NH3 की बात करें, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है? कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है? या फिर किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है? तो आप देखो NH3 में क्या है आपके पास? आपको पता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग। और Cl दूसरे Cl से जुड़ रहा है तो ये क्या होगा? एक तरह से नॉन पोलर होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन है ही नहीं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है NH3 में, स्ट्रॉन्ग है तो NH3 क्या होगा? लिक्विड। अभी बता के हटी हूँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? लिक्विड। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा? Ct लिक्विड बेटा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। और Cl2 का इसका उल्टा हो गया। Cl2 किस फॉर्म में है? गैस। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? लो। और इंटरेक्शन भी क्या है? वीक। तो आप दो गैसेस में, दो फॉर्मूले में डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सी गैस है और कौन सा लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। ओनली आई हैव सेंड वन मोर वीडियो ऑफ अ न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश। अगर आप बुक्स में देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक है, दैट इज कट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ दिस ईयर। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, वो भी कट हो चुका है, वो आपने नहीं करना। तो जितनी आपको वीडियो सेंड करी है आपने उतना करना है। इस वीडियो में बेटा सारी ही छोटी छोटी टर्म्स हैं, बट वो सारी छोटी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी टर्म यू कैन आस्क। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।